नमस्ते साथियों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम कक्षा 12 सीबीएसई की अनिवार्य पुस्तक आरोह भाग 2 से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत काव्यखंड और गद्यखंड 2 भाग सम्मिलित है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से पार्ट। अभी आपके सिलेबस को 30% सिलेबस ये कोरोना महामारी को देखते हुए कम कर दिया है, तो वो 30% सिलेबस कौन सा कम कर दिया है उसको भी हम साथ में देख लेते हैं। आप अपनी पुस्तक लेकर साथ में क्रॉस लगा सकते हैं कि आपके सिलेबस से कौन से पार्ट हट चुके हैं। तो सबसे पहले आपके आरोह के अंतर्गत आता है काव्य खंड। अब अपन जानते हैं कि इस काव्य खंड में कौन कौन से पाठ आपके सिलेबस में हैं, कौन कौन से पाठों को आपको पढ़ना है और कौन कौन से पाठों को आपके हटा दिया गया है। तो सबसे पहला पाठ है आपका हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय जी बच्चन का सबसे पहला पाठ है आपका आत्मपरिचय एवं एक गीत, जिसमें से आपके आत्म परिचय जो पाठ है उसको हटा दिया गया है। इसके आगे आप इस तरह से क्रॉस लगा दीजिएगा कि आपको इस साल इसको नहीं पढ़ना है, और एक गीत है जिसको आपको पढ़ना है। दूसरा हमारा पाठ आता है आलोक धनवा। आलोक धनवा की पतंग कविता है, जिसको भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो इसके आगे भी आप क्रॉस लगा दीजिएगा कि इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके पश्चात आपका तीसरा पाठ आता है कुंवर नारायण। कुंवर नारायण के कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, जिसमें से आपके कविता के बहाने ये तो आपको पढ़ना है, पर बात सीधी थी पर ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके पश्चात आपका पाठ है रघुवीर सहाय जी का कैमरे में बंद अपाहिज। इसको भी आपको पढ़ना है। उसके पश्चात आपके गजानन मानव मुक्तिबद का है सहर्ष स्वीकारा है। इस कविता को भी आपको पढ़ना है। इसके पश्चात आगे शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह की आपके उषा कविता है, जिसको भी आपको पढ़ना है। उसके पश्चात आपके आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग। ये आपके पूरे सिलेबस में से हटा दिया गया है, इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। उसके पश्चात आपके आता है तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी की कवितावली उत्तराखंड रामायण से उत्तरकांड में से लिया गया है, इसको आपको पढ़ना है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसको भी आपको पढ़ना है। तो इस 2 कविता को अपन आराम से पढ़ेंगे यहाँ पर। उसके पश्चात आपके आता है कि फिराक गोरखपुरी की रुबाइया और गज़ल, इन दोनों को भी आपको पढ़ना है। उसके पश्चात आपका आता है उमा शंकर जोशी, जिसका है छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। ये पूरा चैप्टर आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है, तो आप इसके आगे क्रॉस लगा दीजिएगा। तो ये तो था अपने काव्यखंड के पाठ कि जिसमें कौन कौन से पाठों को आपको पढ़ना है। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि कौन कौन से हटा दिए गए। हरिवंश राय बच्चन जी का आत्मपरिचय हटा दिया। आलोक धनवा जी पूरा हट गया पतंग कविता। यहाँ पर कुंवर नारायण में बात सीधी थी पर हट गया है आपके। उसके पश्चात आपके यहाँ पर आता है तो बादल राग आपके पूरा हट गया है। उसके पश्चात आपके आता है तो यहाँ पर उमा शंकर जी जोशी के पूरे पाठ हटा दिए गए हैं। ये तो आपके काव्य खंड से हट गया है। उसके पश्चात जो भी पाठ बचते हैं जिसको आपका पूरा पढ़ना है और हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। उसके पश्चात आपका आता है गद्य खंड। अब गद्य खंड में से सबसे पहला पाठ है आपके महादेवी वर्मा का भक्तिन, जिसको अपन पढ़ेंगे, इसको पढ़ना है अपने को। उसके पश्चात है जैनेन्द्र कुमार जी का बाजार दर्शन, इसको भी अपने को पढ़ना है। उसके पश्चात आपके आता है धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे, इसको भी अपने को पढ़ना है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का पहलवान की ढोलक, बड़ा मज़ेदार पाठ है, जिसको पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा, इसको भी अपने को पढ़ना है। उसके पश्चात आपके आता है विष्णु खरे चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसको पूरे को सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको आप क्रॉस लगा दीजिएगा। उसके पश्चात रज़िया सज्जा जहीर की नमक कहानी, बहुत शानदार कहानी है, जिसको अपन पढ़ेंगे बड़ा मज़ा आएगा, शायद आपको रट भी जाएगी कहानी के रूप में, ऐसी मैं आशा करती हूँ। उसके पश्चात आपका आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिरीष के फूल,
पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ये, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और उसके पश्चात बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, आप सभी जानते हैं हमारे संविधान के निर्माता है ये, और इनके पाठ है आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज, इस दोनों को अपने को पढ़ना है। तो कुल मिला के आपके गद्य खंड में से सिर्फ 2 पाठों को ही हटाया है, विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब, इसको आपको नहीं पढ़ना है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिरीष के फूल, इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। ये तो अपनों ने थोड़ा सा एक परिचय जान लिया कि हमें सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से पाठों को पढ़ना है, कौन कौन से पाठों को नहीं पढ़ना है। जिसको ज़रूर आप अपनी किताब में क्रॉस लगा लीजिएगा ताकि आपको पढ़ते वक्त ध्यान रहे। हालांकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको वही पाठ पढ़ाऊँगी जो भी आपके सिलेबस में है, सिलेबस में नहीं है उसको मैं नहीं पढ़ाऊँगी, ऐसी मेरी कोशिश है। अब अपन शुरू करते हैं। सबसे पहला काव्य खंड। काव्य खंड में सबसे पहला आपका आता है अपनी कविता हरिवंश राय बच्चन। ये कवि है जो आप सभी लोग जानते हैं, ये अभी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। इनका जो जन्म है वो 1907 में इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जो वर्तमान में अपने वाराणसी कहते हैं, जहाँ से अभी अपने नरेंद्र मोदी जी हैं वो चुनाव भी लड़े थे, और वहीं से फिर वो जीत कर प्रधानमंत्री के पद पर गए थे। अब अपन हरिवंश राय बच्चन, आप सभी नाम से तो अच्छे से परिचित होंगे और जानते भी होंगे कि अमिताभ जी के पिताजी हैं। अब अपन जान लेते हैं कि इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है। तो इनकी सर्व प्रसिद्ध रचना, शायद मैं आशा करती हूँ आपने नाम सुना भी होगा, मधुशाला 1935। एक बात मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे उन मित्रों, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत उपयोगी है ही जो CBSE क्लास 12th से पढ़ रहे हैं, पर जो ये हरिवंश राय बच्चन जी का जो परिचय है वो कंपटीशन सेकेंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड देने वाले मेरे भाइयों एवं बहनों के लिए भी अति उपयोगी सिद्ध होगा यह परिचय, क्योंकि उनकी रचना यहाँ पे सम्मिलित की गई है। तो बच्चों आप सभी जानते हैं कि प्रमुख रचनाएं मधुशाला से आप सभी वाकिफ होंगे, इन्होंने लिखी थी। उसके पश्चात इनकी रचना मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, जिससे अपने ये एक गीत लिया गया है वो निशा निमंत्रण से लिया गया है। इनकी रचना एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, पुरानी टूटी फूटी कड़िया, ये तो इनके काव्य संग्रह हैं। बाकी इन्होंने 4 खंडों में उन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। उनकी आत्मकथा 4 भागों में विभक्त है। तो मैं आपको उन 4 भागों के नाम बता देती हूँ कि उनकी आत्मकथा किन 4 भागों में विभक्त है। तो ये 4 भाग आपके हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा है जो 4 भागों में विभक्त है। उसके पश्चात उन्होंने कुछ अनुवाद भी किए हैं, जैसे हेलमेट, जनगीता, मैकबेथ, ये इनके अनुवाद हैं जो उन्होंने अपनी हिंदी में किए हैं। उसके बाद उन्होंने एक डायरी लिखी है जो है प्रवासी की डायरी। उनका पूरा वाङ्मय, ये पूरी रचनाएं अगर आप एक साथ पढ़ना चाहते हो तो इनका पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली के नाम से संग्रहित है। सारी रचना आपको एक जगह मिल जाएगी और जिसको 10 खंडों में बांटा गया है। अब जन्म तो उनका 1907 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ? इनका निधन सन 2003 में मुंबई में इनका निधन हो गया था। इनका एक कोटेशन है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। मतलब कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि हे बटोही, हे राहगीर, अगर कहीं चलना है तो चलने से पहले उस मार्ग को हमें निश्चित पहचान लेना चाहिए कि क्या मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूँ वह मार्ग सही है। इस पंक्ति में कवि यह कहना चाह रहे हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों, 1942-52 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक पद पर रहे। इन्होंने नौकरी की। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध, फिर
रहे ये, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में ये भाग लेते थे। फिर विदेश मंत्रालय में ये हिंदी विशेषज्ञ के रूप में भी रहे। दोनों महायुद्धों के बीच मध्यम वर्ग, यानी इन्होंने मध्यम वर्ग की आवाज़ को उठाया था। उनके मन की जो भावनाएं थी उन्होंने अपनी लेखनी में उठाया था और उनकी आवाज़ को उन्होंने क्या किया था, बुलंद किया था। उन्होंने छायावाद की लाक्षणिक वक्रता के बजाय सीधी सादी जीवन भाषा और संवेदनशील गहरी शैली में अपनी बात कही। यानी ये छायावाद से संबंधित कवि है। छायावाद के कवियों की भाषा थोड़ी क्लिष्ट रही है, पर इन्होंने बिल्कुल सीधी सादी सरल भाषा में, गेय शैली में, मतलब गीत शैली में अपनी बात को कही थी और अपनी बात को पाठकों के समक्ष रखी थी। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्यम युगीय फारसी के कवि जिनका नाम है उमर खयाम, यानी फारसी कवि का नाम है उमर खयाम। ये जो कवि थे वो अपनी मस्तानापन आवाज़ में अपनी रचनाओं को लिखा करते थे। तो उन्हीं कवि के अनुसार बच्चन जी ने भी अपनी प्रारंभिक कविताएं मतलब मधुशाला में उस अंदाज को उन्होंने अपनाया और जिसका अभूतपूर्व अर्थ विस्तार पाता है। जीवन एक तरह का मधु कलश है और दुनिया मधुशाला। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति है। जीवन एक तरह का मधु कलश मतलब शराब से भरा हुआ कलश है और सारी दुनिया उसकी क्या है, मधुशाला है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कल्पना, साकी और कविता वह प्याला है। यानी कवि कह रहे हैं कि जो अपन कल्पना करते हैं वह प्याला है जिसमें ढालकर जीवन पाठक को पिलाया जाता है। यानी कविता रूपी पंक्तियों में उस वाणी को आबद्ध करके यानी हम पाठक को पिलाते हैं और कविता का एक एक घूंट जीवन का एक घूंट है। पूरी तन्मयता से जीवन का घूंट भरे, चाहे वो कैसा भी हो। क्या करे कवि, कड़वा हो चाहे खट्टा हो, सहज भाव से स्वीकार करे तो अंततः एक सुफियाना सी बेख्याली मन पर छाएगी। एक के बहाने सारी दुनिया से इश्क हो जाएगा और तेरा मेरा के समस्त झगड़े काफूर हो जाएंगे। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि दुनिया में जो है, खट्टा है चाहे मीठा है, जैसा भी अनुभव है, उसको अगर आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं तो सारी दुनिया आपको अच्छी लगने लगेगी। सारी दुनिया में जो झगड़े हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और यही कवि कहना चाह रहे हैं कि यही झगड़े समाप्त हो जाएंगे। और कवि इसको हालावादी दर्शन कहते हैं। यानी सारी झगड़े समाप्त करके मस्त मौला जीवन जीने का आनंद लो, कवि यह कहना चाहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उनकी युगबोध संबंधी कविताएं जो बाद में लिखी गई, यानी युग से संबंधित जो पीड़ाएं हैं वो उन्होंने क्या करी, बाद में लिखी, जिनका कोई मूल्यांकन नहीं हो सका, जिसका मूल्यांकन करने वाला शायद कोई था ही नहीं। बच्चन की कवि रूप सबसे विख्यात हैं, पर उन्होंने कहानी, नाटक, डायरी आदि के साथ बेहतरीन आत्मकथाएं लिखी। इनकी 4 आत्मकथाएं, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, बहुत ही शानदार आत्मकथाएं उनकी। अगर आपको कभी टाइम मिले ज़रूर पढ़ना बच्चों उसको। जो ईमानदार, आत्मस्वीकृति और प्रांजल श्रेणी होने के कारण निरंतर पठनीय बनी हुई है। इनकी जो आत्मकथा है उन्होंने पूरा सत्य को उद्घाटित किया है, क्योंकि उनके साथ कुछ घटनाएं घटी थी। उनकी जो पहली पत्नी थी जिनका शादी के कुछ समय के बाद देहांत हो गया था, जिससे बच्चन जी अत्यंत दुखी रहने लगे थे और उन्होंने कुछ रचनाओं को रच डाला था। तो उन सारे भावों को, दुखी भावों को उन्होंने अपने रचना में उकेरा है। और सेकंड शादी उनकी तेजी बच्चन, जो अभी अमिताभ बच्चन जी की माँ है, उनसे उन्होंने की और उनके जीवन में फिर सुख के दिन आए। तो इनकी जो आत्मकथा उनमें उन्होंने सारी बातों को उन्होंने उकेरा है कि उनके जीवन में किस तरह दुख आया और किस तरह उन्होंने उनके जीवन में सुख आया। आगे बच्चों हम देखते हैं कि इनकी 2 कविताएं तुम्हारे पाठ्य पुस्तक में संकलित थी, आत्मपरिचय और निशा निमंत्रण। आत्मपरिचय तथा एक गीत। यह निशा निमंत्रण उनका जो संग्रह है वहाँ से लिया गया है। और अपने को उन्होंने आगे कहा है कि अपने को जानने से पहले दुनिया को जानना, सॉरी बच्चों, अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। इन्होंने कहा है कि पहले स्वयं को पहचानो, क्योंकि स्वयं को पहचानना तो बहुत कठिन होता है। दुनिया की अपनी बुराई कर लेते हैं, वो ऐसा है वो वैसा है, पर कभी स्वयं की बुराई करते हैं, नहीं करते हैं। तो स्वयं को जानो, स्वयं को जान लोगे दुनिया को तो अपने आप जान जाओगे। कवि यहाँ कहना चाह रहा है, कवि आगे कहना चाह रहे हैं, समाज में
व्यक्ति का नाता खट्टा और मीठा तो है ही, जग जीवन में पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्सव, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया। यह कवि कहना चाह रहा है कि समाज से व्यक्ति का कैसा नाता होता है, खट्टा मीठा नाता होता है। खट्टा मीठा यानी अच्छा और बुरा। वह कहता है फिर भी हमें समाज में रहना पड़ता है, क्योंकि समाज में अगर हम नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, दुनिया से कट जाएंगे, अपनी अस्मिता समाप्त हो जाएगी, अपनी पहचान समाप्त हो जाएगी। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें समाज के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे वह अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म ही उद्घाटित करता चलता है, और पूरी कविता का सारांश एक पंक्ति में यह बनता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति कलह का है। यहाँ प्रीति कलह का मतलब होता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्यार और कलह का बना हुआ है, यानी खट्टा मीठा है। मेरा जीवन विरुद्धों का सामंजस्य है, यानी दुनिया में विरोध करने वाले भी बहुत अच्छे और अच्छा कहने वाले भी बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो इन दोनों का सामंजस्य है। उन्मादों में अवसाद, यानी उन्मादों में भी अवसाद लिए वो फिरते हैं, रोदन में राग लिए वो फिरते हैं, शीतल वाणी में वो आग लिए फिरते हैं। विरुद्धों का विरोधासामूलक सामंजस्य साधते साधते ही वह बेखुदी, वह मस्ती, वह दीवानगी व्यक्तित्व में उतर आई है। ये सारी पंक्तियाँ बच्चों आपके आत्म परिचय से ली गई है, जो पंक्तियाँ आपको अभी फिलहाल सिलेबस में पढ़नी नहीं है, इसलिए अपन भी इसको ज़्यादा विश्लेषण नहीं करेंगे। यह ठस्सा ही छाया वादोत्तर गीति काव्य का प्राण है। किसी असंभव आदर्श की तलाश में सारी दुनियादारी ठुकरा कर उस भाव से दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। प्रीति कला का यही वितान और विरोधाभास का यह विग्रह इन्हें दूर टिमटिमाते तारे की अबुझ रहस्यात्मकता से लहा लोट रखता है। बच्चों, इसको मैं तेज़ी से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको मुझे समझाना नहीं है। आप ये मत समझना मैडम ने फटाफट पढ़ के निकाल दिया, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं इसको फटाफट पढ़ के निकाल रही हूँ। निशा निमंत्रण से उद्धृत गीत जो आपका है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, आपके सिलेबस में है। जो नाम ही आपके लक्षणा शब्द शक्ति से ये लिया गया है, आप शब्द शक्ति जानते होंगे, तो आपकी गीत का नाम है सिलेबस में दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य जाति के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। बहुत ही सरल बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की कहानी का छुअन महसूस करा देना बच्चन की अलग विशेषता थी। यानी बिंब क्या होता है, मैं आपको बता दूं बच्चे, अगर अपन कुछ देखते हैं, कुछ देखने के पश्चात अपने दिमाग में उसकी छवि छप जाती है, तो वो एक बिंब होता है। तो उन बिंबों के सहारे यहाँ पर कवि ने पूरी गीत रच डाला है और पूरे सत्य को उन्होंने उजागर किया है। यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। इस कविता में बताया गया है कि जब शाम होती है, अपन घर की ओर लौटते हैं और अपने कोई प्रिय का आलंबन हो, प्रिय की मिलने की आतुरता हो, या घर में अपना कोई इंतज़ार कर रहा हो और वो इंतज़ार की अपने को आकुलता हो कि घर पे मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, तो हमारे पग है वो चंचलता भरे धीरे जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। पर घर पे हमारा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा हो तो हमारे वही पग धीरे धीरे चलने लगते हैं। तो यहाँ कवि कह रहा है कि मेरा तो घर पे कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी का निधन हो चुका था, वो बिल्कुल अकेले रह गए थे। अपने अकेलेपन की पीड़ा को उन्होंने इस कविता में व्यक्त किया है कि मेरे घर पे कोई इंतज़ार करने वाला नहीं है, मैं किसके लिए घर जाऊँ। इसलिए वो कह रहे हैं कि दिन भी क्यों जल्दी जल्दी ढल रहा है, हो सकता है ये दिन धीरे धीरे ढले। आगे बच्चों इसमें इन्होंने बताया है कि यह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। किसी प्रिय आलंबन या विषय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के क्षणों की गति में चंचलता में तेजी भर सकता है, अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिक्त हो जाते हैं। गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए हैं। अब बच्चों, आप एक चित्र देख रहे हो जहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पे एक घोंसला दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। घोंसले में चिड़ियाएँ बैठी हुई आप देख रहे होंगे। बड़ा ही प्यारा दृश्य है ये कि एक पेड़ है, पेड़ पे ये चिड़िया बैठी हुई है। इस चित्र में कवि यह इंगित करना चाहता है कि जब शाम ढलती है,
चिड़ियाएँ अपनी घोंसले की तरफ लौटती है, तब उनके नन्हे मुन्हे बच्चे होते हैं, वो उनका इंतज़ार करते हैं। और जब चिड़िया को उड़ते हुए दिमाग में एक ख्याल आता है कि मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनकी पंखों में क्या हो जाती है, तेजीपन आ जाती है, चंचलता आ जाती है, और वो जल्दी जल्दी घर पर लौटने लगते हैं। अब आपके मूल गीत आ जाता है बच्चों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि अकेलेपन को महसूस कर रहे हैं। उस अकेलेपन को यहाँ पर उन्होंने चरितार्थ किया है। यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है कहने का मतलब यहाँ कवि का है कि खुशी का जो हमारे पास समय होता है वो ऐसा प्रतीत होता है हमें जैसे जल्दी जल्दी ढल गया, और जब हम पे दुख आता है तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि शायद दुख तो जाता ही नहीं है, बहुत लंबा समय हो गया। तो खुशी का समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है, और जो हमारे दुख के दिन है वो धीरे धीरे कटते हैं। तो यहाँ दिन जल्दी जल्दी कहने के पीछे वही लक्ष्यार्थ है कवि का कि क्यों सुख का समय जल्दी बीत जाता है। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आप देख रहे होंगे, ये कवि का क्वेश्चन है यहाँ पर कि दिन जल्दी जल्दी क्यों ढलता है। अब बच्चों अपन आगे पढ़ते हैं। हो न जाए पत में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यानी हो न जाए पथ, पथ मतलब रास्ता, मैं रात कहीं, यानी कवि यहाँ कह रहा है मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल पास में आ चुकी है पथिक के, और वह कह रहा है कि मेरी मंजिल भी तो दूर नहीं है, मंजिल बिल्कुल पास आ चुकी है, और कहीं रात न हो जाए। इसी बात को सोचते हुए जो राहगीर होता है वह जल्दी जल्दी अपने कदम को क्या करने लगता है, बढ़ाने लगता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी, और घर पे जाने की जल्दी होती है कि घर पे मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, तो उस इंतज़ार के बहाने हमारे कदम क्या है, जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, कदमों में चंचलता भर जाती है, और हम हमारे घर को जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा आपकी स्कूल में छुट्टी हो जाती है, तो आप कैसे बैग लेके दौड़ने लग जाते हो कि हमें घर जाना है, हमें जल्दी घर पहुंचना है, हमारे माँ पापा भाई बहन हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। पर अगर किसी के कोई इंतज़ार करने वाला ही नहीं होता है तो क्या करना है, घर जाके जल्दी जाके क्या करूँगा, घर पे अकेले ही तो रहना है, तो हमारे कदम क्या हो जाते हैं, धीरे हो जाते हैं। तो यहाँ कवि यही कह रहा है कि राहगीर है वो ये सोच रहा है कि मेरी पथ में कहीं रात न हो जाए, मैं जल्दी जल्दी चलूँ, मेरे घर पे कोई मेरा प्रिय है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ प्रत्याशा मतलब आशा के बदले आशा, किसी के प्रति आशा से मतलब है, और नीड़ों मतलब आप जानते ही हो घोंसला होता है, पर मतलब होता है पंख। यहाँ आप चिड़िया, जो मैंने आपको ऊपर चित्र बताया था, उस चिड़िया का उदाहरण दिया है कवि ने कि बच्चे, चिड़िया के बच्चे, जब चिड़िया के मन में ये उड़ते उड़ते शाम होते तो विचार आता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इस आशा के कि मेरी माँ है वो मेरे लिए दाना लेकर आ रही होगी, तो उस आशा में वह क्या होंगे, नीड़ों में मतलब घोंसले में झांक रहे होंगे, मेरे इंतज़ार कर रहे होंगे। ये ध्यान जब परों में, उसके पंखों में आता है या उसकी सोच में आता है, तो क्या करता है, चिड़िया के परों में चंचलता भर जाती है, वो जल्दी जल्दी अपने घर को लौटती जाती है और कहती जाती है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे कवि कह रहा है मुझसे मिलने को कौन विकल। कवि का बहुत बड़ा प्रश्न है क्योंकि उस समय उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, वो एकाकीपन से ग्रसित थे, और उस एकाकीपन से ग्रसित होने के कारण वो कह रहे हैं कि मैं किस लिए घर पे जाऊं जल्दी जल्दी, मुझसे मिलने के लिए तो कोई विकल ही नहीं है, कोई मेरा इंतज़ार ही नहीं कर रहा है, मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी मेरे पैरों में किसके लिए चंचलता भरे, घर पे मेरे कोई नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह जब मेरे मस्तिष्क में प्रश्न उठता है कि मुझसे मिलने को कोई विकल्प नहीं है, इस तो प्रश्न जब दिमाग में भर जाता है तो मेरे उर में, मेरे हृदय में विहलता भर जाती है, एक उदासी भर जाती है कि मैं किसके लिए घर जाऊं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ कवि कह रहा है कि मुझे, मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए घर जाऊं। मैं ये जब मैं सोचता हूँ, मेरे दिमाग में ये प्रश्न उठता है तो मेरे हृदय में एक द्वंद भर जाता है, एक दर्द उठ जाता है, और फिर वो कहते हैं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, आपका यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। ये पूरा पाठ आपके लाक्षणिक शब्दावली में
लिखा गया है। पूरा गीत लाक्षणिकता से लिए हुए हैं। यहाँ कवि अपने एकाकीपन को, मनुष्य के एकाकीपन को व्यक्त करना चाह रहा है कि किस प्रकार अकेला व्यक्ति होता है, उसके ऊपर क्या गुजरती है। यहाँ जल्दी जल्दी शब्द है, उसमें आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगर आप गुण जानते हो तो यहाँ वेदर भी रीति एवं माधुर्य गुण की यहाँ पर योजना ली गई है। और यहाँ पर आप बिंब मैंने बताया था, तो बच्चे नीड़ों में झांक रहे होंगे। अपन दिमाग में सोचते हैं ना कि बच्चे नीड़ों में झांक रहे होंगे, तो घोंसलों में बच्चे झांक रहे हैं, तो अपने दिमाग में एक बिंब बन जाता है, हाँ वहाँ घोंसला होगा, और अपन कल्पना करने लग जाते हैं कि वहाँ बच्चे हैं, वो नीड़ों में झांक रहे होंगे। तो ये एक सटीक बिंब है। और पूरे गीत में यहाँ पर लाक्षणिक शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बच्चों आपकी कविता समाप्त होती है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, मैं आपको बता देती हूँ। आप इन अभ्यास प्रश्नों को हल कीजिएगा, और अभ्यास प्रश्नों को हल करने के बाद अगर आपके किसी भी प्रश्न में संशय हो, आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको उन प्रश्नों को हल करवा दूँगी। आगे के आपके 4 क्वेश्चन हैं, जो ये चारों प्रश्न हैं वो आपके आत्म परिचय से लिए गए हैं, जो आपके सिलेबस से हट चुका है, अपने को नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ 2 प्रश्नों को हल करना है। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे होंगे, आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि किसके बच्चे नीड़ों में झांक रहे होते हैं, किस आशा से झांक रहे होते हैं, तो आपको इसका उत्तर देना है। दूसरा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति में कविता की किस विशेषता का पता चलता है। तो आपको मैंने बताया है कि ये कविता का भाव क्या है कि खुशियों के दिन जल्दी जल्दी ढल जाते हैं। तो आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताना है कि क्या है। इन प्रश्नों को बच्चों आप हल कीजिएगा। 2 ही प्रश्न हैं। मैं आशा करती हूँ आप इसको हल करोगे और आगे बढ़ोगे। इसमें एक आत्मकथ्य लिखा हुआ है, जिसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगी। ये जयशंकर प्रसाद जी का आत्मकथ्य है। सेम इसी कविता का एक संभावी पद है, इसी भाव को लिए हुए हैं। आप चाहो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा आत्मकथ्य है जयशंकर जी प्रसाद जी का भी। ये भी अगर कभी पढ़ाने का मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊंगी। आपके शब्द छवि है, मौज उन्माद, ये दोनों तो लहर होता है, मौज मतलब उन्माद मतलब दीवानापन होता है। ये दोनों आपके किससे थे, उससे थे, आत्म परिचय कविता से थे। और प्रत्याशा मैंने बताया था, आशा के बदले आशा, यानी आशा विशेष, किसी से हम आशा करते हैं उसको कहते हैं प्रत्याशा। और प्रासाद मतलब महल होता है, कि महल में कोई अपना इंतजार करता है, प्रासाद मतलब महल होता है। ये शब्द छवि थी आपकी, आप देख लीजिएगा, आपकी किताब में भी दे रखी है। इसके साथ ही बच्चों ये पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से रट गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर मैं अभी पूछूँ तो आप इसका अच्छे से अर्थ बता दोगे, ये आशा करती हूँ। आपको अगर अच्छे से समझ में आया होगा पाठ, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं नेक्स्ट डे की वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ बच्चों। जय हिंद, जय भारत।